अच्छा बेटा, today we are going to solve 9709 statistics and probability paper 5 variant 2 May June 2025. This paper is of 1 hour 15 minutes. Okay, or total marks for this paper is 50 marks. Let's start with question number 1. It says Rachel has 3 coins. The first coin is biased, so that the probability of head when it is thrown is 1/3. The second coin is biased, so that the probability of obtaining a head when it's thrown is 1/4. The third coin is fair. थर्ड कॉइन फेयर है, इसका मतलब इसकी हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी, राइट? तो यहां पर देखो, रैशल थ्रोस 3 कॉइन एट द सेम टाइम, द रैंडम वेरिएबल x इज द नंबर ऑफ टेल्स दैट शी ऑब्टेन, ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. देखो, अगर वो 3 कॉइन को टॉस करती है तो नंबर ऑफ टेल्स 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं. तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये आपने टेबल बनाना है. तो देखो, आपके पास 3 कॉइन है, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3. ठीक है, इसमें किसी में भी टेल नहीं आया, सब में हेड हेड आ गया, यानी x की वैल्यू 0. सब में क्या आ गया? हेड हेड आ गया. तो पहले कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरे कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तीसरे कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. तो ये तो आपके पास क्लियरली 2 4 8 8 24 1/24, ये तो क्लियरली आपके पास आ गया. अब जब x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब एक हेड, 2 हेड और एक टेल. हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड हेड भी हो सकता है, हेड टेल हेड भी हो सकता है. तो देखो, पहले कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, दूसरे कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी तीसरे कॉइन में 1/2 है. हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है. सही है ना? यहां पर मैं लिख देता हूं, इधर टेल की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो गई फर्स्ट कॉइन में, इधर टेल की प्रोबेबिलिटी बेटा 3/4 हो गई सेकंड कॉइन में, और इधर टेल की प्रोबेबिलिटी 1/, हो गई थर्ड कॉइन में. अब आपने तीनों कॉइन, अब आपने यहां पर तीनों का आंसर निकालना है, तीनों का आंसर सेम ही आएगा, इसलिए बेटा आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लिया. तो ये आपके पास हो जाएगा 1/, यहां पर हेड है, यहां पर हो जाएगा बेटा 1/3 हेड की प्रोबेबिलिटी. फिर सेकंड कॉइन में हेड की प्रोबेबिलिटी देखो हमारे पास कितनी है? 1/4. और थर्ड में कितनी है? 1/2. अच्छा, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों नहीं कर सकते यहां पर? क्योंकि सब जगह प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है. अब फर्स्ट कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2/3. सेकंड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4. थर्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2. फर्स्ट कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3. सेकंड कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 3/4. थर्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2. अब इन तीनों के आंसर को निकालूंगा और ऐड करा दूंगा. ये हो जाएगा 1/24, 2/24, 3/24. सबको ऐड कराऊंगा, इट विल बिकम 6/24. सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, ज्यादा बेटर है, इस तरह लिखते हैं, ये भी सही है. 6/24 विल बी 1/4. आप यहां पर 1/4 भी लिख सकते हैं. अब दो टेल्स हो, एक्स की वैल्यू 2 हो, टेल टेल हेड भी हो सकता है, टेल हेड टेल भी हो सकता है, हेड टेल टेल भी हो सकता है. तो देखो, पहले कॉइन में टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पहले कॉइन में टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है. दूसरे कॉइन में टेल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/4 है.
तीसरे कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 है। एक केस ये हो गया जिसमें 2 टेल्स हैं। पहले कॉइन में टेल के आने की प्रोबेबिलिटी इट्स 2/3। दूसरे कॉइन में हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/4। टेल के आने की प्रोबेबिलिटी थर्ड कॉइन में 1/2। अब बस मैं प्रोबेबिलिटी लिखकर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, सारे केसेस को फिर ऐड करवा दूंगा। फर्स्ट कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 सेकंड कॉइन में, और थर्ड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/2। इन सबको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 6/24, 2/24, ये हो जाएगा 11/24। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसको आप ऐसे रहने दें। और फिर तीनों टेल्स हो, x की वैल्यू 3 का मतलब है तीनों टेल्स हो, टेल टेल टेल। तो पहले कॉइन में टेल की आने की प्रोबेबिलिटी 2/3, दूसरे कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 3/4, तीसरे कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। 6/24 1/4 हो जाएगा ये। तो आप 6/24 लिख दो या 1/4 लिख दो। ये आपका पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2, आपसे बेटा वो क्या बोल रहा है, इन द मिलफोर्ड 70% of the residents own a bicycle. The random sample of 160 students is selected. Use suitable approximation to find the probability that more than 120 of these residents own a bicycle. Approximation basically ये बाइनोमियल का सवाल था। नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ रेजिडेंट्स आर डिस्क्रीट वैल्यूज। तो आप जो भी प्रोबेबिलिटी निकालते हो वो आप निकालते हो किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल। बट अब इस बाइनोमियल में हमें अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हैं, 160 रेजिडेंट्स को देख रहे हैं। तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा इसमें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा हमसे दो चीजें मांगती है, एक हमारे पास वेरिएंस और एक हमारे पास मीन। मीन होता है बेटा एनपी और वेरिएंस होता है बेटा एनपीक्यू। एन हो गया 160, 70% इज इन द फेवर ऑफ ओनिंग अ बाइसाइकिल, यानी आपके पास 0.7 प्रोबेबिलिटी हो गई पी की वैल्यू। और इधर बेटा 160 पीपल, पी की वैल्यू 0.7, क्यू की वैल्यू 0.3। ये आ रहा है बेटा 33.6। मीन और वेरिएंस आ गया। आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी एक्स इज ग्रेटर देन मोर देन 120। अब ये था बाइनोमियल का सवाल। बाइनोमियल के सवाल में बेटा आप पहले करते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने से पहले सीसीआर कंटिन्यूटी करेक्शन करते हो। आप क्या करते हो? कंटिन्यूटी करेक्शन। तो अब यहां पर करोगे z इज ग्रेटर देन 120.5, ग्रेटर देन लिखा हो तो हम क्या करते हैं 0.5 ऐड करते हैं। अब इस z की वैल्यू को बेटा आप कन्वर्ट करोगे, अभी तो खैर ये z ही है, सॉरी अभी तो खैर ये x ही है, बट बेटा इसको जब आप z में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू माइनस मीन, मीन इज 112 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 33.6 का स्क्वायर रूट। ये आ रहा है बेटा पी जेड इज ग्रेटर देन 1.4663। पहले आपने 4 डेसिमल प्लेस में लिखा, फिर 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करा। अब z इज ग्रेटर देन पे तो टेबल प्रोबेबिलिटी निकाल कर देता नहीं है, हम क्या करेंगे 1 माइनस z इज लेस देन कर लेंगे। ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो 1 माइनस 1 पॉइंट z इज लेस देन 1.46 पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब मैं टेबल में जाऊंगा, देखो मैंने टेबल से वैल्यू निकाली थी, z इज लेस देन 1.466, 1.466, 0.9279 इसमें 8 ऐड कर दिया, 9279 इसमें 8 ऐड कर दिया, ये हो गया 0.9287। 1 माइनस 0.9287, z इज ग्रेटर देन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.0713। Now in question number 3 it says a bag contains 4 blue marbles, 12 red marbles, one marble is selected at random from the bag. If this marble is blue,
इट इज रिप्लेस इन द बैक। अब पूरा सिनेरियो देखो यहां पर, बट इफ इट इज रेड इट्स नॉट रिप्लेस। A second marble is now selected at random from the back. Find the probability that both marbles selected are of same color. सेम कलर से मुराद क्या है? देखो, ब्लू ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, और रेड रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहला टोटल कितने आएंगे? 16। तो पहला मार्बल ब्लू होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/16। लेकिन अगर ब्लू मार्बल आपने निकाला है तो आपने उसको वापस से रिप्लेस कर दिया है, तो वापस से ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी बेटा 4/16 होगी। और आप दो मार्बल्स निकाल ले हो तो एक वक्त में दो मार्बल्स ब्लू आ सकते हैं, यस। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, 16/256। पहला मार्बल रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 12/16। लेकिन अगर आपने एक रेड मार्बल निकाल लिया है तो टोटल, अब इसको रिप्लेस नहीं कर रहे आप, टोटल में से भी कम हो गया और रेड में से भी कम हो गया। रेड कितने हो गए हमारे पास? 11 हो गए। तो ये होगा बेटा 12 × 11, 132/256। तो बेटा इनको ऐड कर लें, 16, 148। ये आ रहा है 30, अरे 256 नहीं होगा, सॉरी, 16 to 15, दैट इज 240। तो 16 डिवाइड बाय 256 प्लस 132 डिवाइड बाय 240, दैट इज 49/80। ठीक है ना? ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। In part B, they are saying find the probability that the first marble is blue, given that the second marble is red. अब ये इसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दी, देखो गिवन दैट आपके पास हिंट भी दिया हुआ है एक। अब देखो हमें क्या निकालना है? फर्स्ट मार्बल is blue given that second marble is red. अब देखो आपके पास दो, अगर आप दो बॉल्स पिक कर रहे हो तो क्या क्या हो सकता है? ब्लू ब्लू, रेड रेड, ब्लू रेड, रेड ब्लू, ये हो सकता है ना? इसमें से सेकंड मार्बल रेड वाली कंडीशन कौन सी है? सेकंड मार्बल रेड वो ये है, ये देखो गौर से देखो, वो ये है। इनको मैंने साइड पे कर लिया, अब मेरा इनसे कोई काम नहीं है। इनमें से फर्स्ट मार्बल ब्लू वाला कौन सा है? फर्स्ट मार्बल ब्लू वाला वो ये है, ब्लू रेड। तो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कंडीशन। वो कंडीशन जिसमें सेकंड मार्बल रेड है, उसमें उन कंडीशन में देखो फर्स्ट मार्बल ब्लू वाला कौन सा है इवेंट? वो ये है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा दो, इनमें से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा दो। तो देखो ब्लू रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ब्लू रेड, अगर आपने ब्लू निकाला है मार्बल, तो ब्लू मार्बल बेटा हमारे पास कितने हैं? 4/16 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड मार्बल रेड निकालना है, तो ब्लू मार्बल अगर आपने निकाल लिया तो वापस से आपने बैग में डाल दिया है, टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, रेड में कोई फर्क नहीं पड़ा, 12/16 हो गया ये। डिवाइड बाय बोथ रेड, रेड रेड की तो मैं ऊपर निकाल चुका हूं प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1 प्लस ब्लू रेड की क्या हो जाएगी? अभी आप ऊपर निकाल चुके हैं 4/16 इंटू 12/16। बस इस सबको कैलकुलेटर में रखना है आपने, जस्ट गेट दी आंसर।
यहां से बेटा आपके पास आंसर निकल कर आ रहा है 50, बस पूरा कैलकुलेटर में रखें, आंसर आ रहा है 15/59, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब तो यहां पर लिखा व्हीकल अप्रोचिंग अ सर्टेन रोड जंक्शन फ्रॉम ब्रूमलेर मस्ट गो आइदर लेफ्ट, राइट और स्ट्रेट ऑन। ओवर टाइम इट इज नोन दैट 30% लेफ्ट, 25% right and 45% straight on. The driver of each vehicle chooses a direction independently of all other drivers. Find the probability that next three vehicles approaching this junction from the Broomley all go in the different direction. देखो, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, तीन डायरेक्शंस हैं। तो वो कह रहा है कि तीन व्हीकल्स हैं, तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में जाएं, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? तो व्हीकल 1 लेफ्ट पे चले गया, व्हीकल 2 राइट पर, व्हीकल 3 स्ट्रेट चले गया। ऐसा भी तो सकता है ना, व्हीकल 2 राइट लेफ्ट पे चले गया, व्हीकल 1 राइट पे चले गया, व्हीकल 3 अभी स्ट्रेट ऑन पे चले गया। अभी तो तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तीनों व्हीकल्स। तो इस तरह की कितनी कंडीशंस हो जाएंगी? इस तरह की बेटा वी गोना हैव 6 कंडीशंस, 6 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल। अब सब इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज हैं। ड्राइवर इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टर्न करने की प्रोबेबिलिटी 0.3, राइट की 0.25 और स्ट्रेट की 0.45, ये प्रोबेबिलिटीज हैं। आपने इन प्रोबेबिलिटीज को निकाला और इनको बेटा आपने मल्टीप्लाई करा दिया 6 से, हर दफा सेम ही आंसर आएगा। तो 0.2025 हमारे पास आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। फिर वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्रॉम व्हीकल अप्रोचिंग दिस जंक्शन फ्रॉम ब्रूमले टुडे द फर्स्ट व्हीकल गो लेफ्ट इज बिफोर 9th व्हीकल। अब देखो ये कहलाती है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि सक्सेस का क्राइटेरिया जो है ना यहां पर, कि पहली व्हीकल जो कि लेफ्ट साइड मूव करेगी वो 9th व्हीकल होगी, बिफोर द 9th व्हीकल, यानी आर इज लेस देन 9 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। यानी क्या पता पहली व्हीकल लेफ्ट साइड मूव कर जाए, तो लेफ्ट साइड मूव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। तो देखो एक थोड़ा लंबा कर रहा हूं मैं, चलो काम को समझाने के लिए। पहली व्हीकल लेफ्ट साइड मूव कर गई 0.3, या ऐसा नहीं हुआ पहली नहीं करी दूसरी कर गई, या ऐसा नहीं हुआ पहली नहीं करी दूसरी भी नहीं करी तीसरी व्हीकल लेफ्ट साइड मूव कर गई, या ऐसा नहीं हुआ पहली नहीं दूसरी नहीं तीसरी नहीं चौथी व्हीकल लेफ्ट साइड मूव कर गई। इस तरह करते करते आपको 8 तक जाना है, 8 तक जाना है। तो कितना लंबा काम हो जाएगा? तो आपको बताया था बेटा आर इज लेस देन 9, यानी ट्रायल लेस देन 9 लिखा हुआ हो तो लेस देन इक्वल टू 9 पे आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेस देन इक्वल टू 8 पे आपने आंसर निकालना है। और लेस देन इक्वल टू 8 क्यों लिख रहा हूं मैं इसको? व्हीकल्स विल बी नंबर ऑफ व्हीकल्स ना, वो कभी 8.5 नहीं हो सकते, इंटीजर वैल्यूज होंगी। लेस देन इक्वल टू 8 का आंसर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह निकालते हैं? 1 माइनस क्यू की पावर 8। तो लेफ्ट साइड मूव करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.3 है, नहीं मूव करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, 0.942 आंसर आ जाएगा। बस ये आपका काम था, वरना वो पूरी लंबी करनी थी कहानी, वो करते रहते 2 मार्क्स के लिए कितना लंबा काम करना पड़ता, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्रॉम द व्हीकल अप्रोचिंग दिस जंक्शन फ्रॉम ब्रूमले टुडे द सेकंड व्हीकल गो टू लेफ्ट इज अ 7 व्हीकल। अब देखो ना ये इन्होंने गेम खेला यहां पर, 7, ये सेकंड व्हीकल है जो कि लेफ्ट साइड जा रही है, और वो 7th व्हीकल है, देखो 7th पोजीशन है।
फर्स्ट व्हीकल जो लेफ्ट साइड जा रही है, या तो वो पहली हो सकती है, या वो सेकंड, या थर्ड, या फोर्थ, या फाइव, या फिफ्थ, या फिर सिक्स्थ, वो कोई सी भी हो सकती है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो पहली व्हीकल जो कि लेफ्ट साइड जा रही है वो इनमें से कोई सी भी हो सकती है, जो लेफ्ट साइड जा रही है। सही है ना? तो इनमें से कोई सी भी एक व्हीकल हो सकती है जो लेफ्ट साइड जा रही है। देखो ये जो लेफ्ट साइड जा रही है इसकी प्रोबेबिलिटी तो बेटा हमारे पास 0.3 है। इनमें से कोई एक व्हीकल हो सकती है जो लेफ्ट साइड जा रही है, या तो वो ये है, या तो वो सेकंड है, या तो थर्ड है, या तो फोर्थ है, या तो फिफ्थ है, या तो सेवंथ सिक्स्थ है। अगर एक जो पहली व्हीकल, देखो अब हमारे पास कितनी व्हीकल्स हैं यहां पर हमारे पास 6 व्हीकल्स हैं। इनमें से कोई एक लेफ्ट साइड जाएगी। ये सेवंथ वाली तो सेकंड व्हीकल होगी, लेकिन पहली व्हीकल जो लेफ्ट साइड जाएगी इन 6 में से कोई एक होगी। तो हम लिखेंगे 6C1 Q की पावर 6-1 P की पावर 1। 6C1 Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.7। 5 6-1 P की वैल्यू 0.3 पावर 1। इसका आंसर निकालें। 6C1C होता है, ये देगा 0.302526, और इसको मल्टीप्लाई बाय 0.3 कर लें तो बेटा सेकंड व्हीकल की तो हमें तो पूरा केस देखना है ना। आंसर आएगा 0.0907578। 3 सिग्निफिकर में कन्वर्ट कर लें 0.908, ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो पहली व्हीकल इनमें से कोई एक हो जाएगी आउट ऑफ 6 व्हीकल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर दिया, 6 फिक्स नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, उनमें से एक व्हीकल इनमें से कोई एक होगी जो लेफ्ट साइड टर्न करेगी। लेफ्ट साइड टर्न करने की प्रोबेबिलिटी सक्सेस 0.3, ना करने की प्रोबेबिलिटी 0.7। P की पावर 1 Q की पावर 6-1, आंसर आ जाएगा। ठीक है। देन वी हैव 300 students travel to Hollerton college at are recorded, the result are summarized below। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाकर दे दिया है इसने। अपर क्लास लिमिट दी हुई है विद द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू। तो T इज योर x वैल्यू, दिस गोइंग टू बी योर y वैल्यू। x y आपने प्लॉट करना है। तो y एक्सिस पर देखो बेटा, अगर आप गौर से देखो तो y एक्सिस पर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 300 है। तो और एक्सिस पे 90 तक जा रही है। तो अगर मुझे 300 तक जाना है, 100 2 नहीं 100 200 300 ये हो सकता है। ठीक है। अब देखो यहां पर हमने 300 तक जाना था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 100 200 200 300 तक मैं लेकर चले गया। बेसिकली आइडिया ये होता है कि आपका ग्राफ 60% तो कवर हो रहा हो आपकी सारी वैल्यूज में। अब मैंने इसको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बनाया है y एक्सिस को, ताकि मैं 90 तक जा सकूं। तो देखो यहां पर एस्टिमेट लिख लेते ना, 10 20 30 40 50 60, नहीं हो रहा तो भाई आप यहां से ले लो 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये कर सकते हैं आप। तो आप यहां पर लेबलिंग कर लो 10 20 30 40 50 60 70 80 90। 10 पे 34, तो 10 पे 34 प्लॉट करना है। 10 तो आपके पास लिखा हुआ है, 34 कहां होगा भाई? सिंपल सी बात है, इसमें 30 कर सकते हैं हम लोग। 34 कैसे करेंगे? देखो ये 20 बॉक्सेस है ना, जगह 5
10, 15, 20, 25, 30, ये 35 है, यहाँ पर 35 है, सॉरी यहाँ पर, तो जहाँ 35 है बेटा उससे थोड़ा सा नीचे करना है ना, हमें तो बस ये प्लॉट करना है, ये दिखाना है हमें। 34 यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्या है 20 पे 86, अब 86 कहाँ से लाओगे सर, 80 ला सकते हैं हम लोग, एक बॉक्स 5 यूनिट्स के बराबर है ना, ये 90 हो गया, ये 80 हो गया, 86 आना है, 85 यहाँ पर 86 होगा। ठीक है, अच्छा भाई उसके बाद क्या कह रहा है 30 पे 142, अब आपने 142 पे जाना है, ये देखो ये 125 तो ये हो गया, 30, 35, 40, 42, फिर कह रहा है 40 पे 208, 40 पे 208, देखो यहां से 210 तक चले गए, 208 तक जाना है, 60 पे 265, 60 पे 265, ये देखो 60 पे गया 265, 250, 55, 60, 65, 65 तो एग्जैक्ट प्लॉट हो रहा है ना ये, फिर देखो 90 पे 300, इसको जीरो पे ग्राउंड कर दें, रफ एंड स्केचिंग करनी है आपने, मेरे पास तो खैर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर का, तो आपने तो रफ एंड स्केचिंग करनी है। सही है, फर्स्ट वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर प्लॉट हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 30, 34 यहाँ पर हो जाएगा, चलो अच्छा भी हो गया, नहीं थोड़ा लग भी रहा था आउट। क्लियर है मेरी बात का मसला? देन इट सेज आपके पास 120 student take more than k minutes to travel to college. Use a graph to estimate the value of k. 120 student take more than k minutes. 120 student, तो देखो 120 के अगेंस्ट आपने देखना है, 110 120 के अगेंस्ट, ये देखो अच्छा उससे पहले मैं लेबलिंग भी कर दूं, ये टाइम है हमारे पास और ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है ना, तो 120 स्टूडेंट टेक मोर देन k minutes to travel to college. Use a graph to estimate the value of k. तो आपने यहां पर 120 30 माइनस 120 करना है, 300 माइनस 120 करना है, मोर देन का वर्ड आ रहा है ना, तो आप 180 के अगेंस्ट देखोगे बेटा, 180 के अगेंस्ट
सो गेटिंग द आंसर समवेयर अराउंड 30 और 40 के बीच में, दैट्स 35। तो आपके पास देखो ये मोर देन 35 मिनट्स 120 स्टूडेंट्स एक, दीज आर दी स्टूडेंट्स जो कि मोर देन लिखा हुआ है ना, मोर देन 35 मिनट्स ले रहे हैं। तो के वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी 35। ठीक है। नेक्स्ट दे आर आस्किंग कैलकुलेट एस्टिमेट ऑफ द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टाइम टेकन टू ट्रैवल टू कॉलेज बाय 300 स्टूडेंट। अब देखो इसमें सारा मामला ये है कि आपने ना जब मीन निकालना होता है तो मीन में आपको एक तो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है और एक चाहिए होती है मिड पॉइंट या एक्स की वैल्यू। अब ये जो डेटा गिवन है आपको, इसमें तो एक्स की वैल्यू नहीं है, इसमें तो मिड पॉइंट्स भी नहीं है, इसमें तो ये तो रेंज की फॉर्म में भी है और एक्चुअल रेंज तो है भी नहीं, यहां पर लेस देन 10 लिखा हुआ है, लेस देन 20 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम इस क्लास को डिफाइन करते हैं। देखो मेरी क्लास होगी 0 से लेकर 10 तक, ये क्लास होगी 10 से लेकर 20 तक, ये होगी 20 से लेकर 30 तक। अब ये ऑलरेडी कनेक्टेड मैं बना रहा हूं, 20 पे खत्म हो रहा है, 20 पे स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम बना चुका हूं, उसका टेबल भी उसने बना के दे दिया है, तो उसका मतलब कनेक्टेड होगा तभी तो उसने टेबल बनाया है। ये हो जाएगा बेटा 30 से लेकर 40 तक, ये जगह 40 से लेकर 60 तक, ये जगह 60 से लेकर 90 तक। सबके मिड निकालता हूं, 5, 15, 25, 35, 50 और ये आ रहा है 75। मिड आ गए। अब सबकी फ्रीक्वेंसीज, ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको याद है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू सेम होती थी। तो फ्रीक्वेंसी के यहां पर बेटा पहली वैल्यू जो मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, दैट फर्स्ट वैल्यू ओवर हियर 34 ही लिख रहा हूं। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये इसके अंदर सम है इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी का। तो इसमें से अगर प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस कर देता हूं, 86 माइनस 34, 52 आ रहा है। तो ये करंट क्लास की फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये जो 142 लिखा हुआ है, ये तीनों क्लास की फ्रीक्वेंसी का सम है और ये दोनों क्लास की फ्रीक्वेंसी का सम है 86। तो 142 में से 86 माइनस कर दूं, 56। 208 में से बेटा 142 माइनस कर दूंगा, 66। 265 में से 208 माइनस कर दूंगा, 57। 300 में से बेटा 265 माइनस कर दूंगा, 35। अब ये पूरा बेटा हम लोग यहां पर एफ ऑफ एक्स निकालूंगा, 5 इंटू 34 170, 15 इंटू 52 780, 25 इंटू 56 1400, 35 इंटू 56 1650, 50 इंटू 57 2280, 75 इंटू 35 2625। अब मीन का फॉर्मूला सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। तो 170 प्लस 780 प्लस 1400 प्लस 1650 प्लस 2280 प्लस 2625 8905।
मैं बस एक दो वैल्यूज चेक कर रहा हूँ। देखा, मुझे उस वक्त भी डाउट हो रहा था, मैं चेक कर लूँ। दिस वाज 2850 और ये मैंने कुछ इसमें लिखा हुआ ना, तो मुझे डाउट हो रहा है। 25 इंटू 56 1400, ये सही है। 35 इंटू 66। तो सम ऑफ वैल्यूज 170 प्लस 780 प्लस 1400, फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। प्लस 2310 प्लस 2850 प्लस 2625 डिवाइड बाय 300, 33.78। 3 सिंफिगर में बेटा ये आंसर आ गया। अच्छा, इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। दिस वॉज नॉट 8। ठीक होगी बात। अब वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस क्या होता है? सम ऑफ एक्स। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपके पास जो आपने ऊपर मीन निकाला है ना, इसमें मतलब सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। अब एफ एक्स स्क्वायर किस तरह निकालना है? देखो F34 है, सम एफ एक्स का स्क्वायर, सम एफ एक्स का स्क्वायर, सम एफ एक्स का स्क्वायर, जो भी आ जाए ना ये डिवाइड बाय 300 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन कितना है? 101 अपॉन 35 अपॉन 300। ये सारा कैलकुलेटर में रखना है। तो ये देखो हमारे पास आंसर आ रहा है 1559। अब आपने पूरा कैलकुलेटर में रखकर एग्जैक्ट आंसर निकाल लेना है। 10135 डिवाइड बाय 300, 417, 417, 20.44। ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द नंबर ऑफ different ways in which 10 letters of word amalgamate can be arranged so that there is an M in the at the beginning and M at the end and no S together. ओहो, अब देखो वो आपसे ही कह रहा है कि आपने इस तरह अरेंजमेंट करनी है। 10 लेटर्स हैं। ए कितने हैं? पहले जरा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं ना। ए कितने हैं? 1 2 3 4। एम कितने हैं? 1 2 2 है। और कोई रिपीटिशन है? और कोई रिपीटिशन नहीं है। अदर्स, अदर्स में आ रहा है LGTE, 4 हो गए। ठीक है ना? अब वो कहते हैं M इज एट द बिगनिंग,
10 लेटर्स हैं, मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। M at the beginning and M at the end, वो भी कर दिया। एंड नो इज टुगेदर, कह रहे कोई भी ए साथ में ना हो, नो ए इज टुगेदर। अच्छा, अब देखो मैंने करा क्या कि ए को अलग से लिखा था, इनकी चारों सीटों को अलग कर रखा, इनकी चारों सीट्स को भी अलग, पोजीशन को भी अलग कर दिया मैंने बोला देखो अगर ये जो एज है ना, दिखेगा जरा गौर से, अगर ये एज यहां पर हुए 1 2 3 4 5, तो कभी भी टुगेदर नहीं होंगे। तो एज के लिए 5p4 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, रिपीटेड आइडेंटिकल है ना, 5p4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल हो गया। m की परम्यूटेशन 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो गई, और बाकी चारों की परम्यूटेशन 4 फैक्टोरियल। चारों डिफरेंट है ना, 1 2 3 4, ये चारों डिफरेंट है। m की 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 5p4 आंसर आ रहा है 120 वेज। ठीक है, अब देखो वो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच 10 लेटर्स ऑफ द वर्ड अमेलगमेट कैन बी अरेंज विद 3 एग्जैक्टली 3 लेटर्स बिटवीन 2 एम्स। मैंने इसी डेटा को जरा कॉपी करा, दो एम के दरमियान 3 लेटर्स हों, जैसे ये एम 5 6 7 8 9 10। एक कंडीशन तो ये हो गई ना, दो लेटर्स के दरमियान, दो एम के दरमियान 3 लेटर्स होंगे, एक कंडीशन ही हो गई। एक कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है, ये 6 कंडीशंस हैं, 6 के 6 का एक ही आंसर होगा। देखो क्या आंसर होगा, पहले का आंसर निकाल के बताता हूं। एम की परम्यूटेशन 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये पहले वाले का आंसर। फिर बाकी लेटर्स कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें बेटा हमारे पास 4 ए भी तो आइडेंटिकल है, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अब इस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 6 कर रहा हूं, सबका सेम ही आंसर आएगा। एट द एंड यू आर गेटिंग द आंसर, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड, यू आर गेटिंग द आंसर 10080। ठीक होगी बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। 5 लेटर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम 10 लेटर्स अमेलगमेट। तब देखो यहां पर भी अगेन केस तो यही है, ये डिस्ट्रीब्यूशन में कॉपी कर रहा हूं बार बार नीचे, ताकि काम करने में आसानी हो। अब हमें सिलेक्शन करनी है 5 लेटर्स की, राइट? तो 5 लेटर्स की सिलेक्शन करनी है। फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन इन विच 5 लेटर्स इंक्लूड एटलीस्ट 1 एम एंड एटलीस्ट 1 2 एस। एम ए अदर्स,
एटलीस्ट 1m, एक m हो गया, वैसे m 2 है, a 4 है, अदर्स 4 है, m एक हो गया और a तो हमने लाजमी 2 रखना है, तो फिर अदर्स कितने रखेंगे हम लोग? 5 लेटर सेलेक्ट करने हैं ना, तो ये रखेंगे हम लोग 2, ताकि टोटल 5 बन जाए। अच्छा, ये भी तो सकता है कि m एटलीस्ट 1m है, तो 1m 3s 1 अदर्स, ये भी 5 बन रहा है, 1m 4s 0 अदर्स, ये भी 5 बन रहा है, या फिर 2m 2s 1 अदर्स, ये भी 5 बन रहा है, या फिर 2m 3s 0 अदर्स, ये भी 5 बन रहा है। तो टोटल कंडीशंस कितनी बन रही हैं? 5 कंडीशंस बन रही हैं। अब इन सारी कंडीशन का आपने आंसर निकालना है। तो देखो, m आइडेंटिकल है, 2c1 करके मैं इसको शर्मिंदा नहीं करूंगा, मैं कहूंगा भाई एक ही सिलेक्शन है। ये 4c2 करूंगा, नहीं करूंगा सर, इसको भी एक ही सिलेक्शन मारूंगा, क्योंकि 4c2 का मतलब है 6, तो 6 सिलेक्शन की हो रही है, सारे आइडेंटिकल एज हैं। हाँ, ए में 4c2 करूंगा मैं, क्योंकि अदर्स है ना, ये 4c2 क्या हो जाता है, 6 हो जाएगा। इसकी सिलेक्शन भी आइडेंटिकल एक ही मानूंगा, ये एक ही मानूंगा, ये हो जाएगा 4c1, 4 हो गया। सिलेक्शन एक ही मानूंगा, एक ही मानूंगा, ये हो जाएगा 4c0, 1 हो गया। क्योंकि आइडेंटिकल है तो 2c2 एक ही सिलेक्शन, 4c2 ये भी एक ही सिलेक्शन मानूंगा मैं, कोई सा भी ए आ जाए, 4c1 4 हो गया। इसकी भी एक ही सिलेक्शन, इसकी भी एक सिलेक्शन, और यहां पर 4c0। तो टोटल कितने वेज में सेलेक्ट हो रहा है? 6 + 4 10, 11, 12 और 16। 16 इज गोइंग टू बी आंसर। ये 1 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 2c1 नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल केस में तो हमारे पास नहीं करते 2c1, वो तो एक ही सिलेक्शन मानी जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, केस्ट्रल आर बर्ड्स whose adult wingspan are normally distributed with mean 74.8 centimeter and standard deviation 32 3.2 centimeter. A random sample of 120 adults is selected. How many of these 20 adult kestrels would you expect to have wingspan between 72.4 centimeter to 76.3 centimeter? तो 120 एडल्ट्स में से कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो आपको याद होगा, हमने ये बात हम पढ़ते हैं ना, देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी को टोटल से मल्टीप्लाई करवा दो, तो फेवरेबल इवेंट्स की फेवरेबल इवेंट्स निकल कर आ जाएंगे। अब टोटल हमें पता है 120 है, लेकिन क्या उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है जो 72.4 से लेकर 76.3 के दरमियान है, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर वो तो हमें पता ही नहीं है, तो निकाल लेते हैं यहां पर। यानी वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन 76.3 टू 72.4। नाउ अगर आप गौर से देखो, ये जो x की वैल्यूज हैं, ये इनके विंग स्पैन की वैल्यूज हैं। तो ये लेंथ है हमारे पास, लेंथ कंटिन्यूस वैल्यू है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। अब इसको z में कन्वर्ट करेंगे, किसमें z में कन्वर्ट करेंगे, ये देखो 72.4 माइनस मीन 74.8 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुआ है, इसका रूट लेने की जरूरत नहीं है, z में कन्वर्ट हो गया, और ये 76.3 माइनस 74.8 डिवाइड बाय 3.2।
देखो मैंने z की वैल्यूज को पहले 4 डेसिमल प्लेस में लिखा, फिर 3 में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको इसका आंसर निकालना है, अब इसको मैं जरा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा साइड कर दूं। अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो आपको पता होगा कि भाई ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। बेसिकली आपने 0.469 और -0.75 के दरमियान का आंसर निकालना है। You need to find out this answer. तो you need to find out this answer. तो आप किस तरह मालूम करोगे? आप मालूम करोगे with the help of z is less than 0.469। इसमें से इसके लेस देन की प्रोबेबिलिटी में से इसके लेस देन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे। मीन z इज लेस देन -0.575 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे। लेकिन टेबल नेगेटिव वैल्यू के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी निकाल के देता ही नहीं है। तो माइनस के अगेंस्ट आप क्या लिखते हो? 1 माइनस, इसको पॉजिटिव बनाते हो, 1 माइनस z इज लेस देन 0.575 की प्रोबेबिलिटी कर लेते हो। इसका आंसर निकालना है z इज लेस देन -0.75 का, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस z इज लेस देन 0.75। ठीक है ना? तो आपने बस ये अब कैलकुलेटर से निकालना चाहें कैलकुलेटर से निकाल लें, टेबल से निकालना चाहें टेबल से वैल्यू निकाल लें। तो z इज लेस देन 0.469, 0.469, 0.469, 0.6772 प्लस 0.0032, 0.6804। 0.75 के अगेंस्ट 0.674 है, सॉरी 0.67475, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 7 0.7734। अब आप इसका आंसर निकालें, देखें क्या आंसर आ रहा है। 0.6804 -1 प्लस 0.7734, 0.4538। 3 से डिवाइड में 0.454 हो जाएगा ये। अब देखो यहां पर कह रहा है द मास ऑफ द एडल्ट कैस्ट्रोल आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू केजी। म्यू मीन तो पता ही नहीं है, and standard deviation sigma kg. It is known that 20% of the adults castrol have mass greater than 0.202 kg and 28% of the mass less than 0.185 kg. मास ग्रेटर देन 0.202 kg, इसकी प्रोबेबिलिटी है 20%। मास लेस देन 0.185 है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 28%। देखो इसके अगेंस्ट ये केस ये है, ग्रेटर देन पे शेडिंग करनी है, राइट साइड शेडिंग करनी है, पहली बात। और यहां पर एक्स की लिमिट 0.202, तो z क्या है यहां पर? z कैसे निकालोगे? तो टेबल तो ग्रेटर देन पे हमें आंसर निकाल के नहीं देता। हम लेस देन 80% है, तो 80% के अगेंस्ट देख लेते हैं यहां पर। दिस इज 20%, 80%। तो 80% के अगेंस्ट z की वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है। 80% के अगेंस्ट देखते हैं, 80% यहां पर कहीं मशहूर वैल्यूज में है। इज दिस रिटन 80%? कोई प्रोबेबिलिटी 80% लिखी हुई है? सर नहीं लिखी हुई। तो आप टेबल में जाएंगे, 0.80 यहां पर चेक करेंगे।
तो देखो यहां पर 0.995 में आप 5 ऐड कर दें, 0.80 हो जाएगा। कब? 0.842 पर। तो यहां पर z की वैल्यू आ रही है 0.842। अच्छा ये z पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन पे राइट साइड शेडिंग हो रही है, 20% है, तो देखो ये मीन वैल्यू से आगे है, देखो ये 0 से आगे होगा ना, ये यहाँ पर z 0 होगा, तो z की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी यहाँ पर। तो इस z वैल्यू के अगेंस्ट अगर हम इसको z में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी z की वैल्यू है और z की वैल्यू बराबर हो जाएगी 0.842 के। अब आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। कौन सी दो इक्वेशन सर? दूसरी इक्वेशन कहां पर है? एक तो ये रही, दूसरी क्या है? लेस देन पर 0.28 है। देखो मैंने वही डायग्राम बनाई समझाने के लिए। तो लेस देन पर 0.28 है, लेस देन मतलब लेफ्ट साइड शेडिंग, ये 0.28 है, यहां पर तो ये 0 है वैल्यू। तो यहां पर z की वैल्यू क्या है? तो हमने बोला यार ये तो मैं निकाल नहीं सकता, लेस देन पर तो प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी लेस देन पर तो लिखी हुई होती टेबल में, लेकिन यहां से कैसे निकालूंगा मैं? टेबल से तो निकाल नहीं सकता क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, इधर से z तो नेगेटिव आएगा, 0.28 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी तो आ ही नहीं सकती, 0.28 की प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट तो z आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि टेबल में कोई भी प्रोबेबिलिटी 0.28 होगी नहीं, सारी प्रोबेबिलिटी 0.5 से बड़ी है। तो मैंने इसका सिमेट्रिकल केस बनाया। मैंने देखो z के लिए यहां पर ले लो, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन, जो यहां पर केस था लेसन का मैंने ग्रेटर देन पे बना दिया। मैंने इसके लेसन पे कितनी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 80%, सॉरी 80 नहीं, 1 माइनस 28, तो बेटा हमारे पास देगा 72%। तो 72 यानी 0.72 के अगेंस्ट दिखाऊंगा मैं। अब 0.72 को देखूंगा यहां पर कहां लिखा हुआ है 0.72, तो मैं 0.72 0.710 में 10 ऐड करा दो तो 72 बन जाएगा 3, 0.583, तो यहां से 0.583 इज योर z वैल्यू, लेकिन बेटा उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस 0.583। तो 0.583 z की वैल्यू है और यहां से z की निकाल रहा हूं, देखो बेटा मैं 0.185 वैल्यू माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस 0.583। आ गई दूसरी इक्वेशन। अब इसे इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। किस तरह? 0.185 माइनस मीन माइनस 0.583 इंटू सिग्मा। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करवाना है। 0.202 माइनस मीन इज इक्वल टू 0.842 सिग्मा, 0.185 माइनस मीन इज इक्वल टू माइनस 0.583 सिग्मा। बेटा आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराओगे तो म्यू तो कैंसिल हो जाएगा। 0.202 माइनस 0.185, आप इनको सब्ट्रैक्ट कराओगे साइन चेंज हो जाएगा, यहां से म्यू की वैल्यू आ रही है, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.01192, और अब मीन आपने निकालना है, तो बेटा आप इन दोनों को इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप सिग्मा पुट कर दो। 0.202 माइनस मीन 0.842 इंटू 0.583।
0.01192। तो बेटा आपके पास यहां से मीन आ जाएगा 0.1919, 0.192 थ्री सिंग फिगर्स, और यहाँ पे बेटा इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर लें 0.0119, राइट। Last 10 adults crystal are selected at random. Find the probability that fewer than 3 have masses greater than 0.202. 3 have masses greater than 0.202. तो देखो 0.202 से ग्रेटर देन मास होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन मास होगा ना, इससे इसकी प्रोबेबिलिटी 0.20 है। ये तो आपको उसने दी हुई है यार, ये तो पार्ट बी और सी दोनों के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। ये इसने आपको दी हुई है, मास ग्रेटर देन 0.202 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.20 है। कह रहा है 10 अडल्ट सेलेक्ट कर रहा हूं, fewer than 3 have masses। कह रहे या तो किसी के पास नहीं होगा, किसी के भी मास नहीं होगा ग्रेटर देन 0.202, या किसी एक का होगा या दो का होगा मास ग्रेटर देन 0.202। अब 10 एडल्ट से n की वैल्यू 10 हो गई, तो 10c0 q की पावर 10 माइनस 0, q कितना हो जाएगा? .8, और p की पावर 0, ये x इक्वल टू 1, 0.8 की पावर 9, 0.2 की पावर 1, 10c2 0.8 की पावर 8, 0.2 की पावर 2। तीनों का आंसर निकालेंगे, तीनों को ऐड कर लें आप। 10c0, इन तीनों की वैल्यूज निकालिए, सबको ऐड कर रहा हूं। जीरो पॉइंट 0.6778, 0.677878 हमारे पास आंसर निकलकर थ्री फिगर में आ गया। ठीक है ना, दैट्स इट फॉर दिस पेपर। fewer than 3 people have mass greater than 0.202 का प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई। दैट्स अ कंप्लीट पेपर। थैंक यू।